नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मैं राकेश कुमार राय आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो एडुटेरिया बुक से है, जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो एडुटेरिया बुक से मैं आपका प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जीके जीएस कराऊंगा और मैथ और रीजनिंग का अलग से कराऊंगा। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। थोड़ा इसका मैं व्याख्या कर देता हूं दोस्तों। व्याख्या का मतलब थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आप लोगों को कि लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के अजमेर के पास से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। और यह नदी कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है और बाल्टोरा के नीचे इसका जल खारा है। और कंडी, सकरी, जवाई इस नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और यह ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश होकर नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन है केन्या, सोमालिया, मालदीव, बोत्सवाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। तो डिटेल बता देता हूं दोस्तों कि विषुवत रेखा 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है और विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है और इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, उगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान ऑप्शन है बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, डायोराइट, कांग्लोमेरेट। तो देखिए, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। डायोराइट एक आग्नेय चट्टान है, जबकि अन्य अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी आदि अवसादी चट्टान के उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध के देश कितने हैं? आपका ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। भारत की जल सीमा अथवा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश है। भारत की जल सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और जल सीमा से लगे देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया है। इसमें पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान जल सीमा से लगे देश नहीं है। चलिए, भारत के पड़ोसी देशों में से 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलते हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? विचलन का कारण है आपका तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र या दाब। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है और क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन कहा जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्री बल की उत्पत्ति होती है
और फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तेज एवं ध्रुवों पर धीमा होने के कारण होता है। इसको याद रखिएगा। पूरा डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है? देखिए आपका ऑप्शन है डल झील, वुलर झील, सामर झील, वेरीनाग झील। तो देखिए भारत में सबसे बड़े मीठी पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। जबकि सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की खारे पानी की झील, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और डल झील जो है, डल, वुलर झील एवं वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? किससे? उदयगिरी से, कन्याकुमारी से, पोचमपल्ली से, अमरावती से। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। वर्ष 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी और आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में गए हुए थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था और इसी जिले के पोचमपल्ली नामक गांव में विनोबा भावे ठहरे हुए थे। और इसी प्रवास के दौरान इस गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन गांव के 40 हरिजन परिवारों को देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का कारण बना और विनोबा भावे ने अक्टूबर 1951 से 1957 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व पूरे भारतवर्षों में किया था। चलिए 9 नंबर, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए वर्ष 2023 में आंसर, इसका ऑप्शन है भारत, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना, जिसे भारत लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित कृषि, बहुफसली, झूम कृषि। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, झूम कृषि। मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फसल चक्र, मिश्रित कृषि एवं बहुफसली कृषि जैसे उपाय किए जा सकते हैं। जबकि निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अंधाधुंध खनन आदि मृदा अपरदन या गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन है त्रावणकोर, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका मुंबई। मैं डिटेल में बता दूं आपको कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पत्तन मुंबई है, ठीक है। और बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है और भारत के लगभग 7,517 किलोमीटर लंबे तट पर 13 मुख्य बड़े बंदरगाह तथा 200 से अधिक छोटे एवं मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे व मझोले बंदरगाह का नियंत्रण संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती? तंजानिया, उगांडा, केन्या, रवांडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा रवांडा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। नील नदी का उद्गम स्थल भी इसी झील से है, रवांडा झील से, और यह झील युगांडा, तंजानिया व केन्या देशों में स्थित है। और इस डार्विन के ड्रीम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? बेगूसराय, गया, बक्सर, रोहतास। तो देखिए इसका आंसर होगा बेगूसराय। सॉरी, बेगूसराय होगा, रोहतास में लगा रहा हूं, ये नहीं है। बेगूसराय इसका राइट आंसर होगा। चलिए, बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सोहाने की पहल पर वर्ष 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर में लगी थी और वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पखोई, ओरांग, डंपा, इंद्रावती। तो देखिए इसका आंसर होगा पखोई। पखोई जो है पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे 1999-2000 में बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। और ओरांग बाघ अभ्यारण्य असम में, याद रखिएगा, और डंपा बाघ अभ्यारण्य जो है मिजोरम में, एवं इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसको याद रखिएगा। चलिए, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। यह असत्य है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। और जैन धर्म जो है, जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन, वनराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वह नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे। थोड़ा सा कट गया है। ये 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? तो आंसर क्या होगा? गुलाम वंश ऑप्शन है, खिलजी, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो आंसर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1412 था। यानी इसका कितना था जोड़ लीजिए आप, 1320 से 1412। 1412 में 1320 घटा दीजिएगा तो कितना होगा? इधर 2, 11 में 2 गया 9, 92 साल के आसपास। और गुलाम वंश का 1206 से 90 तक था, 1290। तो इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 84 साल। और खिलजी वंश का था आपका 1290 से 1320, यानी जोड़ लीजिए कितना हुआ? मात्र 30 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का भी जान लीजिए। लोधी वंश का था 1451 से 1526 तक, यानी इसका हो गया उधर 26 और इधर 49, एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75 वर्ष। इसलिए तुगलक वंश का ज़्यादा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? तो देखिए इसका ऑप्शन है देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक ने भारत में 15वीं शताब्दी में यात्रा की थी और यह संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। और पुर्तगाली यात्री डुआर्टा बरबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि शुजाउद्दौला और शाह आलम II ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 1765 ईस्वी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम के साथ हुई, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।
और 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को अवध में कर मुक्त व्यापार करने तथा अंग्रेजी रेजिमेंट को रखने पर सहमति व्यक्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका आंसर होगा कालिंजर। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया और यहाँ का शासक कीरत सिंह था। इस अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई थी और 1534 में शेर खां ने सूरजगढ़ युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक मोहम्मद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया और चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, सिक्का चलाया। चलिए, शेरशाह सूरी के बारे में एक और जानकारी है कि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था और 1542 में उसने मालवा पर विजय प्राप्त की और तत्पश्चात चंदेरी को जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये असत्य है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई और इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी एवं सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूं इसका आंसर, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए ऑप्शन सी। चलिए 23 नंबर, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट का बनना। रोलेट एक्ट का बनना और रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था और जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था और जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट का जो था ये 1919 में लागू किया गया था, मार्च 1919 में, और तुरंत देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी उसमें जनरल डायर ने गोली चलवाकर नरसंहार किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है रास बिहारी बोस को। आप कहिएगा कैसे? तो आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी सिंह को दिया जाता है। 25 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन है नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागार्जुन। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे भी प्रश्न है, मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।